अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। मेरा नाम रोहानुल हक है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के एक बेहतरीन तरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ़ोनेटिक्स मास्टर क्लास या फिर प्रोनंसिएशन मास्टर क्लास। यानी आज की वीडियो में जो भी बच्चा ऐसा है जो समझता है कि उसको एक्सेंट्स समझ नहीं आते, उसको प्रोनंसिएशन की ट्रांसक्रिप्शन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो उसके लिए है। ठीक है। और साथ-साथ आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो बहुत आज की चीज़ें समझने में, क्योंकि ये कंप्लीट लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है, इसमें कोई ग्रामर आपको दिखेगी नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा, एक-एक चीज़ को बहुत थॉरोली समझिएगा क्योंकि अगर आप श्योरिटी के साथ नहीं समझते तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ये बातें मैं किसी भी लेक्चर के स्टार्ट में नहीं करता, लेकिन इस लेक्चर के स्टार्ट में करनी पड़ रही है। इस बात का मकसद सिर्फ ये है कि बीच में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है? तो बहुत अटेंटिव रहिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव इन। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फोनोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है? और उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स बाय स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक लिंगुअल कॉन्सेप्ट। यानी ऐसी स्टडी जो फोनेटिक्स को डिस्क्राइब करे और वो भी किस बेसिस पे डिस्क्राइब करेगी? स्पेसिफिक रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के जो रूल्स होते हैं उनकी बेसिस पे, जो कि रिलेट करेंगे किसी लिंगुअल कॉन्सेप्ट से, यानी लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट करने वाले जो रूल्स होते हैं या किसी भी लैंग्वेज में जो रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम पढ़ेंगे किसके अंदर? फोनोलॉजी के अंदर। अच्छा, तो अब इसके अंदर एक टर्म यूज हो रही है जिसको हम कह रहे हैं फोनेटिक्स। तो व्हाट इज फोनेटिक्स बाय द वे? तो फोनेटिक्स को देखने के लिए मैं एक बार गायब हो जाता हूँ। जी, इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस एंड परसीव साउंड्स इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ह्यूमन किस तरह साउंड को प्रोड्यूस करेगा और किस तरह साउंड को परसीव करेगा, इसकी स्टडी को हम लोग एक ब्रांच कंसिडर करते हैं लिंग्विस्टिक्स की, और वो ब्रांच क्या होती है? फोनेटिक्स। अब प्रोड्यूस करना तो हम समझ गए कि भाई साउंड निकालना, ठीक है। लेकिन परसीव करने का क्या मतलब है? परसीव करने का मतलब होता है कि कोई भी साउंड अगर कोई दूसरा शख्स निकाल रहा है तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम कैसे समझ रहे हैं, तो ये चीज जो है इसको हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। परसीव करना या परसीव मतलब हमारा अगर परसीव करना है तो ये एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और इस फिनोमेना को अगर आप कंसिडर करेंगे दैट वुड बी साउंड परसेप्शन, ठीक है। तो खैर, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी, दोनों की डेफिनेशंस और दोनों का मतलब, ठीक है। फोनोलॉजी का पार्ट कौन है? फोनेटिक्स, ठीक है। और फोनेटिक्स के अंदर क्या हो रहा है वो आप समझ गए। फोनोलॉजी क्या था? वो स्टडी ऑफ फोनेटिक्स है, ठीक है। यानी फोनेटिक्स फोनोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक नई टर्म के बारे में जो बहुत रेयर होगी, और मुझे ऐसी उम्मीद है शायद किसी को ना पता हो इस टर्म से रिलेटेड आप में से। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको पता हो इसके हवाले, तो बहुत बेहतरीन भाई, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका मतलब, क्योंकि ये थोड़ी रेयर टर्म है और ये भी पढ़ाई नहीं जाती नॉर्मली, ठीक है। तो अ फोनीम इज द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशिंग यूनिट, साउंड यूनिट इन अ लैंग्वेज। द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कैन बी सेम और मोर, बट अ फोनीम विल ऑलवेज बी डिफरेंट बट एज अ सिंगल यूनिट। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना वरना समझ नहीं आएगा। वो बात क्या है? वो बात यह है कि फोनीम जो है एक स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशिंग साउंड यूनिट होगा किसी भी लैंग्वेज में। यानी अगर हमें कोई दो साउंड मिल जाएं और हमें उसके दरमियान डिफरेंस को ढूंढना हो, मतलब फर्क तलाश करना हो, तो उस चीज को करने के लिए हमारे पास जो चीज होगी वो फोनीम कहलाएगी। यानी फोनीम वो यूनिट होगा जिसके जरिए हम ऐसा काम करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी भी दो साउंड्स के अंदर। पहली लाइन का मतलब ये है, ठीक है। फिर जो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कैन बी सेम, उसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर लेटर्स होंगे लफ्जों के अंदर वो सेम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो फोनीम उसके अंदर होगा वर्ड के, वो हमेशा डिफरेंट होगा और एक होगा, ठीक है। सिंगल यूनिट का मतलब है एक होगा, मतलब खुद जो है वो फोनीम एक ही होगा, लेकिन डिफरेंट होगा। मतलब एक वर्ड है तो उसका डिफरेंट फोनीम होगा, दूसरा वर्ड है तो उसका डिफरेंट फोनीम होगा, लेकिन दोनों का नंबर एक ही होगा, ठीक है। यानी ज्यादा या कम नहीं होंगे वो, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या लेटर्स जो होते हैं उस वर्ड के वो ज्यादा या कम हो सकते हैं। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं आया, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम चल जाते हैं आगे
एग्जाम्पल की तरफ चले आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को गौर से समझिएगा। अच्छा जी, तो अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आपके सामने एक है बस, ठीक है, BUS, और दूसरी चीज उसके बराबर में है बज, जो कि बी का साउंड होता है, ठीक है। यानी हनी बी वगैरह कोई साउंड अगर निकालती है तो उसको हम बज से डोनेट करते हैं, BUZZ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दो साउंड्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको ढूंढना है, ठीक है। और वो हम कैसे ढूंढेंगे, अब आपको अगर याद हो, मैंने आपको सिलेबल रिडक्शन वाली वीडियो के अंदर सिखाया था कि व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, साउंड को हम तोड़ते हैं हिस्सों में, ठीक है। तो यहाँ भी हमें सबसे पहला काम यही करना है। अब बस है, ठीक है, BUS, तो ब, अ और स, ठीक है। एस वाला जो साउंड होता है वो साउंड होता है, ठीक है, हिसिंग साउंड कहते हैं उसको। अच्छा, तो अब इसी बात को मुझे लिखना है, तो मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और देखिए इसके अंदर मैंने यू वाली जगह पर कुछ भी नहीं लिखा है, एक्चुअली मुझे वहाँ पे एक साउंड आपको बताना है अभी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बस के अंदर हमारे पास तीन लेटर्स हैं, बी, यू और एस, और तीनों के सेपरेट तीन डिफरेंट साउंड हैं, ब, अ और स, ठीक है। अब यही चीज हमें देखनी है किसके अंदर, बस के अंदर। तो देखिए बस के अंदर क्या हो रहा है, चार लेटर्स हैं, BUN ZZ, ठीक है, जबकि साउंड जो आएगा वो तीन आ रहे हैं, ठीक है। साउंड यानी तीन ही आ रहे हैं, बट लेटर्स कितने हो गए, इधर चार हो गए। तो वन क्या हुआ हमारे पास, ब, अ और जेड का साउंड होता है, याद रखिएगा, ज, ठीक है। एस का जो हिसिंग साउंड है उसको अगर आप वाइब्रेशन दे दें, यानी आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर जाएं अगर ऐसे करके कि ब, अ और z, ठीक है, तो ये जो z वाला साउंड है ना, दैट इज द साउंड ऑफ जेड, ठीक है। और अगर आप मिलाकर देखें तो देखो ब, अ और स अगर मिलेगा तो बस, और ब, अ और ज अगर मिलेगा तो बज, ठीक है। इस तरह बनता है फोनोलॉजी के अंदर कोई भी साउंड। तो अब मुझे खैर ये नहीं बताना था आपको, मुझे मेन बात पे लाना है आपको। वो क्या है कि अगर आप हिस्सों में तोड़ें तो यहाँ पे भी तीन हिस्सों में टूटेगा, ठीक है। साउंड तोड़ दें हम, याद रहे। अब आप बोले सर यहाँ तो डबल जेड है, आपने एक जेड लगा दिया। भाई यहाँ मैं आपके सिर्फ साउंड को तोड़ रहा हूँ, लेटर्स को नहीं तोड़ रहा, ठीक है। लेटर्स वहाँ तीन है और वहाँ चार है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ दोनों को साउंड की बेसिस पे तोड़ा, तो साउंड की बेसिस पे दोनों तीन हिस्सों में टूटेंगे, क्योंकि उधर भी तीन डिफरेंट साउंड थे, इधर भी तीन डिफरेंट साउंड है, ठीक है। और यहाँ भी मैंने खाली जगह छोड़ दी। तो अब मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप पीछे जाएं तो पीछे हमने ये बात की थी, फोनीम की आखिरी लाइन देखो, फोनीम विल ऑलवेज बी डिफरेंट बट एज अ सिंगल यूनिट। फोनीम हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है, और हमेशा एक होगा, इस बात का मतलब ये होगा। और इसी के ऊपर देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कैन बी सेम और मोर। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि BUS के अंदर तीन लेटर्स हैं और BUZZ के अंदर चार लेटर्स हैं। तो एक बात तो हमारी प्रूव हुई कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो बस के अंदर ज्यादा है और बस के अंदर कम है, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, कि फोनीम विल ऑलवेज बी डिफरेंट बट एज अ सिंगल यूनिट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लो कि तुम्हारा जो यू था उसकी जगह पे क्या आएगा, उसकी जगह पर ये वाला साइन आएगा, ये एक वॉवेल होता है, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी जो वीडियो के अंदर मैंने PDF दिया हुआ है उसके अंदर ये वॉवेल डिस्कस्ड है, इसके साथ साथ और भी वॉवेल्स डिस्कस्ड हैं, और उन्हें हम अगली वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो उस PDF को आप लाजमी डाउनलोड कीजिएगा, दो PDFs हैं तो उन्हें दोनों को डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपको अगला लेक्चर समझ आए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका साउंड आ का होता है और ये आएगा इधर यू वाली जगह पे, ठीक है। बस के अंदर भी ये सेम ही है, तो यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक बात को समझो, ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी फोनीम्स की, क्या थी कि भाई देखो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो ज्यादा या कम हो सकते हैं। अगर मैं अल्फाबेट कंसिडर करूँ या लेटर बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे बस के तीन लेटर्स थे, बस के चार लेटर्स हो गए उधर, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स तो कम ज्यादा हो सकते हैं, वो बात मेंशन्ड है फोनीम के अंदर। और क्या बोल रहा था कि फोनीम जो खुद होगा वो डिफरेंट होगा और एक होगा, ठीक है। तो क्या यू वाला जो साउंड है आ, वो बस के अंदर डिफरेंट है? नहीं, बस के अंदर भी तो आ है। तो आ तो सेम हो गए दोनों, है ना, मतलब फोनीम आ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ को कंसिडर नहीं कर रहे फोनीम के तौर पर। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एस जो है आपका, एस वाला साउंड वो बस के अंदर है, और वही साउंड बज वाले वर्ड के अंदर चेंज हो गया, यानी जेड का साउंड हो गया बज विद द वाइब्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फोनीम जो है वो एस है,
बस के अंदर, और बस के अंदर यानी BU वाले के अंदर वो Z है। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन साउंड का डिफरेंस तो आ गया ना। तो अब साउंड का डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा फोनीम है। बस के अंदर एस फोनीम है, और बस के अंदर विद द जेड, वहां पे जेड फोनीम है। ठीक है, तो डिफरेंस को गौर करने के लिए आपको थोड़ा गौर से सुनना होगा, क्योंकि बहुत वाइब्रेशन का ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी तो मेरा ख्याल पूरा ओवरऑल साउंड आपका सेम है। ठीक है, पीछे चाहो तो एक बार फिर से देख लो इसको, फिर से पढ़ लो ताकि क्लियर हो जाए। क्योंकि भाई देखो, यहाँ तक बात समझ आना ना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। फोनीम तक बात को समझना और अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे चीज़ें थोड़ी सी शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए। खैर, घबराना तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कोशिश करूंगा उसको आसान करने की। और यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू कर लो अगर नहीं समझ आया। फालतू में आगे देखोगे फिर नहीं समझ आएगा, फिर आगे डिसअपॉइंटमेंट होगी कि भाई अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने अच्छी पढ़ाई और अब यहाँ पे ये अच्छा नहीं पढ़ाया, तो ये बात सही नहीं है। अगर सब अच्छा पढ़ाया तो ये भी अच्छा पढ़ाया भाई। थोड़ा सा आपको रिव्यू करना है। तो चलिए आगे बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब एक डिफरेंस था दोनों कॉन्सेप्ट के दरमियान, तो मैंने सोचा उसको भी ऐड कर दूं, जो मुझे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से नज़र आया। ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए ओवरऑल। तो देखिए, फोनीम का जो कॉन्सेप्ट है, फोनीमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली ये भी कंसिडर किया जाता है कि वो ऐसे साउंड्स होते हैं जो हम अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे लिंगुअल तौर पे बोलते नहीं हैं। तो उन साउंड्स को हम फोनीम्स कहते हैं, जबकि ओवरऑल जो अप्रोच होती है उसको हम मेंटल साउंड अप्रोच कहते हैं। ठीक है, जी हाँ, मेंटल मेंटल उस वाले मेंटल, पागल वाले मेंटल से रिलेटेड नहीं है ये। मेंटल मतलब कि आपके जहनी जो साउंड है, या जहन के अंदर मौजूद जो आप परसेप्शन करते हैं साउंड का, उस सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो तब एक मेंटल साउंड अप्रोच क्रिएट होती है। और फोन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी फोनेटिक्स से ताल्लुक रखने वाला कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो साउंड्स ऑर्गेनाइज होते हैं जो हम लिंगुअली यानी अपने मुंह से कहते हैं। ठीक है, तो बस दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस आया था, और ये मुझे कॉन्टेक्स्ट से मिला था, तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर दूं। और इसकी अप्रोच को हम कहते हैं लिंगुअल साउंड अप्रोच। ठीक है, खैर ये वाली बात अगर समझ आपके नहीं आई है तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पीछे जो बातें मैंने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस छोटे से वर्ड का मतलब देख लीजिए। द वर्ड लिंगुअल मीन्स बाय स्पीकिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। लिंगुअल का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज अपने मुंह से बोलना। ठीक है, और सिर्फ लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं है, मतलब लिंगुअल का मतलब ही है एक्चुअली मुंह से बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंगुअल साउंड अप्रोच है उसका ताल्लुक इस वजह से लिंगुअल से था। ठीक है, वरना हम कोई और भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे। और लिंग्विस्टिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे बोलने की ही सारी बातचीत होती है ना, और लैंग्वेज से रिलेटेड बातचीत होती है, तो इसलिए उसको लिंगुअल से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो अब जो बात हमें करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि, क्योंकि अब हमें ट्रांसक्रिप्शन की बात करनी है। ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसक्राइबिंग अ स्पीच। किसी भी स्पीच को ट्रांसक्राइब करना हो, पढ़ना हो, तो उसके लिए हमें दो ट्रांसक्रिप्शंस को देखना होगा। एक आपकी होती है फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी आपकी होती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो अब वही वाला केस आ रहा है, ज़रा गौर से समझिएगा, वरना एक्सेंट्स के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। तो फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? फोनीमिक मीन्स वन सिंबल फॉर वन साउंड। ठीक है, फोनीमिक का मतलब ये होता है कि एक सिंबल होगा और उसका एक साउंड होगा। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो एक सीरीज ऑफ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो एनक्लोज हुए वो होते हैं और रिप्रेजेंट किए जाते हैं दो ऐसे टेढ़े ब्रैकेट से। ठीक है, स्लैश नुमा जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट नहीं कहेंगे हम इसको, एक्चुअली स्लैश कहते हैं आप। तो दो स्लैश से मतलब एक स्लैश राइट पे, एक स्लैश लेफ्ट के ऊपर, और बीच में आपका पूरा साउंड होगा। ठीक है, तो इस ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, तो अब इसकी हमें देखनी है एग्जाम्पल। थोड़ा सा स्लाइड डिस्टर्ब कर रही हो तो बहुत माजरत भाई, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। और ये है कि कभी कभी जब मैं ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ अपनी स्लाइड में, तो वो थोड़े से इशू दिखाती है। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट। तो अब क्या करना है जी? एग्जाम्पल देखनी है हमें। एग्जाम्पल है पार्क। अच्छा बच्चों, इसके अंदर जो छोटी सी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि
ब्रिटिश और अमेरिकन के अंदर सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है, और अगर मैं बहुत ही माइनर सा फ़र्क निकालना भी चाहूँ, तो वो आर का होता है, ठीक है? ब्रिटिश वालों को आर से बहुत दिक्कत है भाई, ठीक है? हमेशा नहीं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आर को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अगर एक ब्रिटिश पर्सन कहना चाह रहा है तो वो इस तरह कहेगा, आई एम गोइंग टू द पार्क, ठीक है? और अगर अमेरिकन पर्सन कहना चाह रहा है तो वो इस तरह कहेगा, आई एम गोइंग टू द पार्क, ठीक है? वो पार्क करके बोलता है, जबकि ब्रिटिश वाले पार्क बोलते हैं, ठीक है? उनका एक अलग वो है, जो छोटा सा डिफरेंस बनता है ना, हमेशा नहीं होता और हर एक्सेंट में नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो खैर इधर यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए, आ वाला जो बीच में केस आ रहा है वावल का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आप जनरल आइडिया ले लें कि पी का साउंड पा, आर का साउंड रा, के का साउंड का, ठीक है? या के साउंड जो होता है वैसा आप निकालेंगे के साथ कॉम्बिनेशन में एच, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी बात इधर कंप्लीट होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? तो इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने में, लेकिन समझ आ जाएगी। फोनेटिक मीन्स मैनी डिफरेंट सिंबल्स फॉर मैनी डिफरेंट साउंड्स। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे डिफरेंट साउंड होंगे बहुत सारे डिफरेंट सिंबल के लिए, ठीक है? जैसा कि देखिए, अब यहाँ पे पार्क वही वाली बात है, ठीक है? और ब्रिटिश को क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम कहेंगे पार्क, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, के के साथ मैंने एक सिंबल लगा दिया ऊपर, ठीक है? इस सिंबल का मतलब ये है कि के जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एस्पायरेटेड नहीं होगा, ठीक है? एस्पायरेटेड का मतलब ये कि हवा वगैरह आ रही है, या जो हम लोग एच का साउंड यूज करते हैं ना, हा, वो साउंड इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है? यानी ऐसे नहीं हो सकता कि फाक, ठीक है? ख एंड में नहीं ला सकता मैं, ठीक है? इस सिंबल का मतलब ये हुआ कि पार्क इस तरह होगा, ठीक है? यानी के जो होगा वो स्ट्रांग होगा बहुत, ठीक है? जबकि आप नोट करें यही चीज जो है वो पी में नजर आ रही है, पी के साथ एच होना चाहिए। एच का मतलब ये कि इधर एस्पायरेशन मौजूद है, यानी ये एस्पायरेटेड है। जो मैं बोल रही ना फाक, एक हल्का सा हा साउंड उसके अंदर आ रहा है पी के साथ कॉम्बिनेशन में, ठीक? तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है? और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे पहले तो खैर तुम ये देख लो कि ए का साउंड क्या था, वही वाला जो मैंने बताया, ए के साथ एक आपको सेमी कॉलन टाइप लग रहा होगा, लेकिन वो सेमी कॉलन नहीं है, वो स्ट्रेस देने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। तो अभी ये सब इसके ऊपर भी बात करेंगे। खैर इधर यहाँ पे देख लीजिए कि आ का साउंड आपका आ गया, ठीक है? और एक अगर हम ब्रिटिश के सेंस में बात करें तो हम लोग आर की जगह ना एक हिचकी नुमा साउंड आ रहा है, ठीक है? तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल आपको दिख रहा है ना, इसको हम अलग से अभी पढ़ेंगे। इसको ग्लोटल स्टॉप कहते हैं। जैसे सिटी होता है ना, सिटी बोलता हूँ मैं, सिटी, तो मैं इसको बोलूंगा सी ए, ठीक है? अब मैंने टी को देखो ग्लोटलाइज कर दिया वहां पे, मतलब गायब हो गया वो, ठीक है? एक तरीके से लग रहा है कि टी है ही नहीं, और मैंने हिचकी ली हो, ठीक है? हालांकि हिचकी नहीं ली मैंने। तो ये इस तरह का साउंड होता है, और ये कुछ कुछ एक्सेंट्स में पाया जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक? जैसा कि हमारे पास वाटर के अंदर जो लोग बोलते हैं ना, वो जो बोल रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली सी साउंड को हिचकी की तरह यूज कर लेते हैं, तो टी की जगह यूज करते हैं और टी को प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है? तो उसके पीछे का जो रीजन है या राज है वो ये है। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम लोग अगर ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर दें और पूरा अगर वैसे ही कंसिडर करें, और अगर हम लोग लाइक एक छोटा सा माइनर डिफरेंस ये कर दें कि के की जगह हम स्ट्रॉन्ग के बजाय उसको एस्पायरेटेड कर दें, तो अब ये पार्क नहीं हुआ, अब ये हो गया पाक, ठीक है? एंड में एक एच आ जाएगा, ठीक है? जो उसको एस्पायरेटेड कर देगा। तो ये फ़र्क होता है फ़ोनीमिक और फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। अब देखो फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके अंदर एक ही मतलब एक ही साउंड है, के का ही साउंड है, और उसके के साउंड कितने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। यानी एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग के है, एक हमारे पास एस्पायरेटेड के है, के अंदर ही मल्टीपल साउंड्स हैं, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब बात करते हैं एलोफोन्स की। तो भाई एलोफोन्स क्या है? एलोफोन्स आर वन और मोर देन वन वेरिएंट्स ऑफ फ़ोनीम। किसी भी फ़ोनीम के एक या एक से ज़ायद वेरिएंट इन विच मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी मीनिंग चेंज नहीं होगा, जबकि वेरिएंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा है, ठीक है, फोनीम के। और इट मीन्स दैट देयर आर मल्टीपल वेरिएंट साउंड्स ऑफ अ सिंगल फोनीम विच वी आर कॉलिंग एलोफोन्स। अच्छा, जो ये मैंने आपको बताया ना, पार्क के अंदर के जो स्ट्रॉन्ग वाला है और के एस्पायरेटेड वाला है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है और एस्पायरेटेड वाला है ये आपस में एलोफोन्स होते हैं, ठीक है? इनको हम एलोफोन्स कंसिडर करते हैं। अच्छा, आप ये बोलेंगे आप कि सर अभी जो आपने बताया पाख, तो ये जो पाख जो आपने बताया ये वाला तो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन का पैटर्न ही नहीं है, मतलब ये तो करेक्ट होती ही नहीं है, हम तो पार्क कहते हैं।
तो जी हाँ, आप जो ऊपर वाला कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन भी वही है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि इनको हम एलोफोन्स कहते हैं। ये जो आखिरी में के अंदर डिफरेंशिएशन आ रही है ना साउंड की, तो इनको हम आपस में एलोफोन्स कहते हैं और ये मैंने आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन समझाने के लिए बताया है। ठीक है? तो मसला ये है ना असल में कि कुछ अंग्रेज़ों के मुँह से आप शायद सुन सकते हैं इस तरह की कोई एस्पिरेशन के अंदर, ठीक है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे उर्दू के अंदर होता है ना कि जैसे एक्चुअल वर्ड हमारे पास क्या होता है? मुझे। हम मुझे कहते हैं, लेकिन आपने कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा मे को, या फिर आपने कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा मुझको। ठीक है, जैसे तेरे को बोलने के लिए वो बोलते हैं तेरे को या ते को। ठीक है, इस तरह। तो ये सब क्या है? ये एलोफोन्स ही तो हैं। तो जब हमारी उर्दू के अंदर इतने वाहियात एलोफोन्स हैं, तो जाहिर है वो तो फिर भी अंग्रेज हैं, तो उनके पास भी कोई ना कोई एलोफोन होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब उन्होंने तरक्की इतनी की हुई है, तो ये है कि उन्होंने भी अपनी चीजें सेट की हुई हैं बिल्कुल साउंड के अंदर, चीजों के अंदर, लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पे उनके एलोफोन जो है वो वर्ड्स के अंदर है। कोई पार्क बोलता है तो कोई पार्क बोलता है। ठीक है, उसके अंदर हल्की सी एस्पायरेशन आ जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का गेम। बाकी ये है कि अभी मैं आपको एलोफोन्स को थोड़ा सा और डिस्कस करके बता देता हूँ कि एक्चुअली एलोफोन्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और पी के अंदर अगर हम देखना चाहें तो किस तरीके के एलोफोन्स और उनके क्या रूल्स हैं। ठीक है, सिर्फ पी को डिस्कस करेंगे एलोफोन के तौर पे, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। वो क्या था? स्ट्रॉन्ग एस्पायरेशन वाला पी, यानी पी एच जो होगा एक्चुअली, वो वाला पी। तो उसके अंदर क्या होगा? अगर हम रूल वाइज देखें तो जितने भी पी होते हैं वर्ड्स के अंदर, अगर वो स्टार्टिंग में आ जाएं तो वहां पे हमारे पास पी का जो फोनेटिक साउंड होगा वो एस्पायरेटेड होगा, यानी एस्पायरेशन के साथ होगा। अगर एग्जाम्पल ले लूं तो पार्क, फैट, थॉट और फैन। ठीक है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है आगे, यानी और भी हो सकते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके पी शुरू में आए। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब आप देख लीजिए वीक एस्पायरेशन वाले को। वीक एस्पायरेशन वो है जिसके अंदर हमारे पास एच साउंड नहीं होगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट मेनली इन वर्ड्स विच हैव अ पी राइट आफ्टर द एस। ये उनके अंदर होता है जिनके अंदर एस के फौरन बाद पी आ जाए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में या वर्ड में। तो देख लीजिए, एग्जाम्पल है स्पेंड, स्पार्क, स्पीक। ठीक है, तो मैंने कोई एच यूज नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा स्पेंड, मैंने ये कहा स्पार्क। ठीक है, इतना मैंने उसको एस्पायरेटेड नहीं किया, तो ये ध्यान में रखिएगा। नल एस्पायरेशन आ गई। ठीक है, नल एस्पायरेशन के अंदर वही है जो सिंबल मैंने आपको बताया था, थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, पी। तो वो किसके अंदर होगा? वो उनके अंदर होगा जिसके अंदर एक हमारे पास फाइनल पी होगा या एंडिंग पी होगा, यानी पी आखिर में होगा। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल ले लीजिए टैप। ठीक है, तो पा का कोई वो नहीं हुआ, कोई इसके अंदर एस्पायरेशन, कोई इसके अंदर वीक वो नहीं आई। ठीक है, रैप, रैप। ठीक है, तो पी जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। तो अब मेरा ख्याल आप एलोफोन्स का गेम समझ चुके हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एस्पायरेशन का मतलब ये हुआ कि एच का साउंड उसके अंदर मौजूद होगा, यानी फॉट, फैट, पॉट एंड पैन। ठीक है, एच का साउंड मिलेगा आपको। वीक एस्पायरेशन के अंदर एच का साउंड या तो नहीं होगा, या फिर बेहतर यह है कि आप कंसिडर करें कि बहुत ही वीक होगा, जैसे कि स्पेन। अब हमें पता नहीं चल रहा कि हमने एच एस्पायरेशन ऐड की है नहीं की है, लेकिन एक हल्का सा हमें लग रहा है कि शायद कहीं है ई के साथ। ठीक है, तो ये है कि इसको आप ज़्यादा कंसिडर नहीं कीजिएगा, यानी इसके अंदर एच को ज़्यादा कंसिडर नहीं कीजिएगा। नल एस्पायरेशन के अंदर एच को आप टोटली एलिमिनेट कर देंगे, यानी कोई भी एस्पायरेशन नहीं होगी। नल का मतलब क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो पी यहाँ पे स्ट्रांग होगा बिल्कुल। टैप, क्रैप, रैप। ठीक है, आसान एग्जांपल्स रखी मैंने, इसी तरह के और टी के लिए भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, तो आई होप अब मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर होगी। मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं साउंड में, तो अब जल्दी जल्दी ज़रा देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे सारी थ्योरी बेस्ड, यानी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जितनी थ्योरी है जो किसी भी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो अब उससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट की बारी आ गई है। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IPA चार्ट। तो इसका क्या सीन है? An international chart designed only to study phonological concepts, which means phonetics, its rules and symbols। एक ऐसा चार्ट जिसके अंदर फोनोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट गिवन हैं, फोनेटिक्स के रूल्स और उनके सिंबल्स भी गिवन हैं। आपको ये बताया जा रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, तो वो सब आपने अपने पास लिख लेना है या याद, तो मैं नहीं कहूँगा, लाइक सिर्फ आपने पढ़ लेना है उसको। ठीक है, और
लिखने का मतलब ये है कि यार उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना अभी, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड मैंने आपको कितनी सारी इंपॉर्टेंट बात बताई है। तो आप उसको लिखना चाहें तो लिख लें, वरना मत लिखिएगा, ठीक है। मत करिएगा कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो चार्ट जो है ना बहुत मुश्किल है। वो चार्ट मैं आपको नहीं करवाऊंगा, और मैंने उसकी कोई कॉपी भी तैयार नहीं करी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम जाना गूगल पे लिख देना आईपीए चार्ट, उसको एक नज़र सिर्फ देख लेना कि उसमें क्या गिवन है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं उसमें से करवा चुका हूँ ना, तो मैं आज की वीडियो में, तो इसलिए तुम्हें समझने में आसानी होगी। कुछ इस तरह का चार्ट होगा, आई होप अगर विजिबल है तो, मेरा ख्याल नहीं है। हाँ, थोड़ा बड़ा चार्ट है तो इसलिए यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाएगा। तो आप गूगल पे जाइएगा, उसको सर्च करके देख लीजिएगा। और वो इतना खास चार्ट नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हम ज़्यादा वर्किंग नहीं करेंगे, यही बात इस टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है। अब इससे थोड़ा सा आसान एक दूसरा चार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्रिटिश फोनीमिक अल्फ़ाबेट चार्ट, यानी IBPA चार्ट। ये चार्ट जो है, ये वाहिद चार्ट है जो लाइक हर टीचर को पता है, और हर प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को मास्टर्ड होना चाहिए ये चार्ट। तो हम जो वर्किंग करेंगे एक्चुअली वो इस चार्ट के ऊपर होगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर भी जो सारी लाइक डिटेल एनालिसिस और चीज़ें होंगी, पैटर्न होगा, स्कीम होगी, मोनोफ्थोंग डिफ्थोंग्स को सीखने की या समझने की, तो वो सारी बातें जो भी पीडीएफ में मैंने लिखी हैं वो सब इस चार्ट से रिलेटेड हैं, और वो हम नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने अब क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना बनाया हुआ खुद का ये IBPA चार्ट प्रोवाइड किया है, और एक नहीं दो मेजर पीडीएफ्स हैं, ठीक है। एक के अंदर वो जनरल वाइज मेंशन्ड है, और दूसरे के अंदर मैंने डिटेल बताई है हर एक साउंड की, कि किस साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है और उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं विद द अमेरिकन एक्सेंट। तो आपने उसको हर सूरत डाउनलोड करके एक बार रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे या आपको पता चलेगा, उसकी अपडेट आएगी, तो फिर आप जब पढ़ के बैठे हुए होंगे, थोड़ा सा रिव्यू करके बैठे हुए होंगे, तो आपको उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यही हमारा लाइक मेन पॉइंट है आज का, कि इंटरनेशनल फोनेमिक अल्फ़ाबेट को हमें नहीं करना, सॉरी फोनेटिक अल्फ़ाबेट को हमें नहीं करना, जो कि IPA था, ठीक है। फर्स्ट वाला चार्ट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हम IBPA के ऊपर वर्किंग करेंगे, जो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। गूगल वगैरह पे इस तरह दिया हुआ है, और ये तो बहुत ही सिंपल है, लाइक सीधा सा है, मतलब आप देख तो लें, आपको लगे शायद आसान भी है, ये क्या है, तो अब इस तरह देखने से बात बनेगी नहीं ना, हमें तो डिटेल में जाना है। और इसकी डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन IPA चार्ट जो नहीं है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था, उसकी डिटेल में आप हरगिज मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप उसकी डिटेल में चले जाते हैं तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो है बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट है, ठीक है। वो हमारे लिए नहीं होता, नॉर्मली आम बंदे के लिए नहीं है। अगर कोई इंग्लिश सीखना चाह रहा है तो वैसे भी सीख सकता है उसके वो मतलब देखे बगैर, लेकिन उसको बनाया सिर्फ इसलिए गया था कि डिटेल को समझा जा सके इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है। तो वो उनके लिए है जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, या उनके लिए है जो किसी लिंग्विस्टिक्स के एग्ज़ाम को पूरा करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, या PhD डिग्री वाले हैं, या डिग्री उन्हें लाइक सेट करनी है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में, तो वो असल उनके काम का है, ठीक है। हमारे काम का नहीं है। हमें क्या करना है, हमें स्पीकिंग को अच्छा करना है, जिसके लिए हमें एक्सेंट पता होने चाहिए, और साथ साथ हमें हमारी फ्लुएंसी की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड पैटर्न होगा वो मैं आपको दे दूंगा, और आपको उसे एक्वायर करना है, ठीक है। आप इस तरह की झंझट में और कॉम्प्लेक्सिटी में मत पड़िए, क्योंकि इससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे। एंड आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए सारे टॉपिक तकरीबन आसान किए हैं, तो जाहिर है मैं आपके लिए ये भी आसान कर दूंगा। तो मसले वाली बात थोड़ी है, बस आपने मेरा पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप इधर उधर जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं सर ने तो आधी बात बताई, मैं तो पूरा कर लूंगा, होशियार बच्चा हूँ मैं, तो भाई बन जाओ होशियार, लेकिन होशियारी काम नहीं आती हर टाइम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पैराग्राफ में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है कि मैं आपको आसान तरीका तो बताऊंगा, लेकिन गलत तरीका नहीं बताऊंगा या सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको आसान बता के सही तरीका बताऊंगा। इनफैक्ट ये तरीका मेरा अपना भी नहीं है, ये तरीका तो आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे टीचर लाइक इस तरीके को फॉलो करते हैं, और सही तरीका है बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी को जब इंग्लिश बोलनी है तो वो उस नॉर्मल तरीके से जाएगा, मुश्किल तरीकों से नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी डिस्कशन को वापस कंटिन्यू करते हैं, और वापस आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इन दोनों चार्ट से रिलेटेड ये सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी थी। तो अब तो अब हम बात करते हैं एलोफोन्स की एग्जाम्पल से रिलेटेड। एलोफोन्स के बारे में मैं आपको पहले पीछे बता चुका हूँ सारा कुछ बेसिक। नल एस्पायरेशन, वीक एस्पायरेशन, आई होप क्लियर होगा।
तो अब हम बात करेंगे एलोफोन्स की कुछ एग्जांपल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सिर्फ उसकी बेसिक टू जनरल बात करेंगे क्योंकि अलग से वीडियो में उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज की जो मास्टर क्लास है वो सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट देने के रिलेटेड है। तो अभी आज मैं कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा या करूंगा जिससे आपको टेंशन हो। तो समझिएगा ज़रा, ये पहला सिंबल जो मैंने आपके सामने रखा है, अब आप इसको गौर से देखिए। एक्चुअल सिंबल जो है वो बीच वाला है। अब मैंने इसको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। ब्रैकेट्स में बंद करने का मतलब ये बना कि ये अब एक फोनेटिक सिंबल है। अगर मैं इसमें स्लैश लगा देता राइट और लेफ्ट पे तो इसका मतलब ये फोनेटिक नहीं होता, ये फोनीमिक होता। फोनीमिक और फोनेटिक का फर्क समझ लीजिए भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है फर्क कि या तो ब्रैकेट होगा या तो स्लैश होगा। अगर स्लैश हुआ तो फोनीमिक, अगर ब्रैकेट्स हुए तो फोनेटिक। इस सिंबल को हम कहते हैं द ग्लॉटल टी, या फिर दूसरे लफ्जों में द ग्लॉटल स्टॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सिंबल का जो साउंड होता है वो थोड़ा हिचकी नुमा होता है। अगर मैं आपके याद रखने के लिए आपको बता दूं, इन एक्चुअल जो इसका साउंड है वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि टी को थोड़ा सा सप्रेस कर दिया जाता है, कि टी की आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। जैसा कि वर्ड है सिटी, तो इसको मैं कह सकता हूँ सिटी। यानी अगर कोई ब्रिटिश आदमी होगा तो वो बोलेगा आई एम गोइंग टू द सिटी, इस तरह बोलेगा, ठीक है। इसी तरह आपने नोट किया होगा ये बर्गर बच्चों का लिटमस टेस्ट भी है बहुत बड़ा, ठीक है। यानी जो बर्गर बच्चे हैं आपके, जिनको इंग्लिश का तक नहीं पता और वो बेइज्जती कर रहे होते हैं इंग्लिश को बेसिक एक्सेंट और चीज़ों को बनाने की कोशिश में, तो वो क्या करते हैं, आपने उनके मुंह से सुना होगा वाटर जो है वो एक्चुअल लाइक वर्ड है जिसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होती है वाटर, ठीक है, वाटा, ठीक है। ये होती है क्योंकि आर हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते ब्रिटिश, लाइक नॉर्मली ब्रिटिश एक्सेंट्स में आर का इशू आता है। और कुछ ऐसे एक्सेंट्स भी हैं ब्रिटिश में जो आर को प्रोनाउंस करते हैं, तो उनके अंदर वाटर होगी। लेकिन ये है कि इसको वो क्या करते हैं, इसको वो इस तरह सप्रेस कर देते हैं कि उनका जो टी अंदर मौजूद होता है वाटर वाले लफ्ज के अंदर, वो सप्रेस हो जाता है। तो आपने उनके मुंह से सुना होगा वो कर रहे होते हैं बैठ के, ठीक है, जो कि एक्चुअल सही बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। और अब आपने ये करना है कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा बर्गर बच्चा है जो आप देख रहे हैं कि इस तरह की सीधी उठपटांग हरकतें कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके पास जाना है सिंपल, और आपने उसको बोलना है भाई कि ये जो तुम बोल रहे हो तुम्हें इसके बारे में पता भी है। तो जाहिर है वो कोई ना कोई नई कहानी बना देगा या फिर वो नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको बताना है भाई कि सबसे पहली बात, जो तुम जिस तरह बोल रहे हो ये गलत है। दूसरी बात ये कि तुम कोशिश जिस चीज़ की कर रहे हो उस चीज़ को हम एक्चुअली कहते हैं द ग्लॉटल टी या ग्लॉटल स्टॉप। अब उसको बताने से तुम्हें भी याद रहेगा कि भाई को यहाँ पे इस तरह यूज़ करते हैं। बाकी मैंने तो बता दिया आपको सिंपल लफ्ज़ों में कि हिचकी नुमा साउंड है, आप याद रखिए। थोड़ा सा मुश्किल साउंड है इसलिए हम इसको सेपरेट वीडियो में देखेंगे, आज इसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पे इसलिए दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हाँ यार आज कुछ नया सीखा, पता चला कि बर्गर बच्चों को कैसे पहचानना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। और अब आप देखिए दूसरा जो आपके पास लाइक गिवन साउंड है और एग्जाम्पल है एलोफोन की, वो है द डार्क एल। उसका सिंबल इस तरह होता है। अब आप देख के परेशान हो रहे हैं, एक तो मैंने प्लस का सिंबल दे दिया सामने, ऊपर से मतलब एक तरीके से प्लस ही है, और ऊपर से मैं बोल रहा हूँ द डार्क एल। मुझे पता है आपके जहनों में पता नहीं क्या क्या आ रहा हो, तो खैर डार्क एल क्यों है, अब मैं बता देता हूँ। देखो इसका साउंड जो होता है वो थोड़ा ऑल करके होता है, ठीक है। ऑल करके क्यों? जैसे कि वर्ड बॉल है तो बॉल के अंदर आप देखिए एल का साउंड जो आ रहा है वो ऑल टाइप आ रहा है, जबकि यही एल अगर मैं वर्ड लाइट में यूज करूंगा LIGHT वाले के अंदर, तो वहां पे इसका साउंड ला है, लाइट। आप देख रहे हैं ना, तो ऐसा क्यों है, ये अप एंड डाउन थोड़ा सा इंटोनेशन वाला सीन भी होता है। तो मैं आपको इसको पूरा लाइक डिटेल में समझाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है और सिंबल का साउंड क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। तो वही बातें मैंने इंग्लिश में लिख दी कि ग्लॉटल स्टॉप रिसेंबल्स विद द साउंड ऑफ हिकअप्स, ठीक है, जिसको हिचकी कहते हैं उर्दू में। तो मैंने दोनों बातें लिखी। एंड द साउंड ऑफ डार्क एल इज बेस्ड ऑन ऑल, ठीक है। ये जो AU मैंने लिखा है, तो ये जहां भी मैं लिखूंगा तो आप इससे याद रखिएगा ऑ साउंड होता है इसका, और फिर आगे मैंने उल लगा दिया तो इसका मतलब ऑल, ठीक है। तो ऑ साउंड अब मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि अब हम सिर्फ जब भी प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो उसमें साउंड वगैरह इस तरह के आ सकते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। नॉन फोनेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ऑ का जो साउंड होगा वो AU से मैं डिनोट करूँ, ये याद रखिएगा।
तो ये सारी बातें हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, यही बात मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दी। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ, और बहुत लाइक काम के कॉन्सेप्ट हैं वो भी जो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि एलिट्रेशन एक चीज़ होती है। एलिट्रेशन का मतलब होता है इट इज़ द यूज ऑफ सेम साउंड, यानी कॉन्सोनेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग या जिनका सेंस थोड़ा आपस में क्लोज होगा, तो उन वर्ड्स के जो स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं कई कई जगहों पे। तो अगर वो स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट्स सेम हो जाएं, तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं एलिट्रेशन। और जो वर्ड बनता है उस वर्ड को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड। तो अब आप बोलेंगे अच्छा, जो राइमिंग वर्ड था जो हम पढ़ते थे वो इस तरह बनता था। जी हाँ, आपका जो राइमिंग वर्ड आप नर्सरी केजी या जिस भी लाइक क्लास में आप पढ़ रहे होते थे, तो लाइक मिस करवाती थी कि अब एक वर्ड लिख दिया तो चलो तीन उसके जैसे मिलते जुलते लिख दो साउंड की बेसिस पे। तो क्यों होता था? वो एलिट्रेशन के फिनोमेना की वजह से होता था। कैसे? आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये देख लीजिए कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है। ये न्यूज यूज होता है आपका न्यूज हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर में, और पोइट्री वगैरह में आपने बहुत देखा होगा। खासकर पोइट्री में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर बार ही होता है। ठीक है, वरना पोइट्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, जैसा कि ब्रेव एंड बोल्ड। ब्रेव भी है, बोल्ड भी है, दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, तो इसलिए हमने शुरू के कॉन्सोनेंट क्या कर दिए? सेम कर दिया, ई एंड बी। कॉन्सोनेंट कौन सा आपका? बी है ना, तो दोनों जगह देखो सेम है। ब्रेव में भी बी आ गया, बोल्ड में भी बी आ गया। और फिर मैंने लिखा है फैक्चुअल फाइल्स। तो फैक्चुअल फाइल्स के अंदर फैक्चुअल में एफ है, और फाइल्स में भी एफ है। इसी तरह नीचे पायरेट्स और पैरट। पायरेट्स का पी, पैरट का पी। बात समझ आई? तो ये राइमिंग वर्ड्स बन गए ना। तो राइमिंग वर्ड्स की फॉर्मेशन किस फिनोमेना से होती है, ये एमसीक्यू बना के दूंगा मैं कम्युनिटी के अंदर, और देखते हैं कि कौन कर पाता है, क्योंकि जाहिर है जिसने लेक्चर देखा होगा तो उसी को समझ आएगा इसका गेम। तो कौन करेगा? फिनोमेना क्या होगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। जो वर्ड्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? राइमिंग वर्ड्स। याद रखिएगा। अब बात करते हैं सिबिलेंट्स की। सिबिलेंट्स क्या होते हैं? Sibilants are fricative consonants with high amplitude and high pitch. Sibilants हम उन फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं जिनकी पिच बहुत हाई हो या उनका एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो, तो दोनों ही बहुत हाई हो। ठीक है, तो फ्रिकेटिव क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को समझना होगा, इस टर्म को समझना होगा। तो याद रखिएगा, फ्रिकेटिव का मतलब ऐसे साउंड होते हैं जो फ्रिक्शन ऑफ एयर रखते हो अपने अंदर, यानी बात करते हुए या साउंड प्रोड्यूस करते हुए एक फ्रिक्शन सी आ जाए उनके साउंड में। जै- जैसे कि हमारे पास साउंड होता है उसका एफ का, वो साउंड होता है, उसके अंदर आप देख रहे हैं करते हुए हवा जो है वो फ्रिक्शन की तरह लाइक पास आउट हो रही है मुंह से। तो लाइक फ्रिक्शन क्रिएट करते हुए पास आउट हो रही है, फ्रिक्शन की तरह नहीं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हुए पास आउट हो रही है। सॉरी भाई, अगर कोई भी स्लिप ऑफ टंग दिखे तो उसके लिए बहुत माजरत, मैं करेक्शन तो कर दूंगा हैंड टू हैंड, लेकिन ये है कि मैं भी बहुत थक गया हूँ, काफ़ी देर से थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया। तो खैर देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा मैंने। एक तो एफ का साउंड और एक टी एच साउंड होता है। टी एच साउंड में आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, और टी एच के दो साउंड होते हैं। और ये इंतहाई खतरनाक तरीन टॉपिक है नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए, यानी वो स्पीकर्स जिनका इंग्लिश से ताल्लुक नेटिव एज अ नेटिव लैंग्वेज के तौर पर नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है साउंड को प्रोनाउंस करने में। टी एच साउंड जैसे कि उसके अंदर होता है ना, दिस को हम कहते, हम तो दिस कहते हैं, डी से करके डिस कह रहे होते हैं, या नॉर्मली दिस कह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन वाला साउंड होता है वो होता है दिस। ठीक है, वाला साउंड आता है। बहुत माइनर सा साउंड है, आपको शायद आवाज भी ना आई हो मैंने क्या बोला है। तो हाँ, मैंने एक साउंड निकाला था छोटा सा। तो ये कि अगर वो आपको नहीं समझ आया या उसकी आवाज़ आपको नहीं आई, तो खैर वाली बात है, इसको हमें फेस टू फेस करना, लाइक फेस टू फेस इन अ सेंस कि मुझे आना पड़ेगा स्क्रीन पे, और थोड़ा सा उसको भी मुझे सेट करना होगा। अभी अभी तो खैर पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ये है कि मैं आपको सेपरेट वीडियो में करके पूरा बताऊंगा क्या सीन है इसका। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके फ्रिकेटिव साउंड के अंदर एफ का साउंड और टी एच का साउंड आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूजेज कहाँ होगा इसका? सिबिलेंट्स का यूज होता है तकरीबन लाइक स्पीच के अंदर, जिसमें आपको अटेंशन ग्रैब करनी हो, या स्पीचेस के अंदर जैसे कि जो बहुत मतलब ऐसा हो ना जिसमें हमें थोड़ा सा एम्फसाइज करना हो अपनी बात को, या थोड़ा सा टेंशन लेनी हो किसी भी लिसनर की। तो
उसमें हम इस तरह के लाइक सिबिलेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़े हाई पिच हाई एम्पलीट्यूड वाले होते हैं ना, मतलब आप थोड़ा सा इसको खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इस वजह से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो खैर इतनी बात आपको बस पता होनी चाहिए कि सिबिलेंट्स क्या होते हैं और एलिट्रेशन क्या होती है, चीज़ों को, दोनों फिनोमेना को आपको लाइक अच्छी तरह दोनों फिनोमेना की अप्रोच होनी चाहिए। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, हमें सिबिलेंट्स की टाइप्स को भी डिस्कस करना है। तो सिबिलेंट्स की टाइप जो है वो सिर्फ दो हैं और बहुत आसान है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हिसिंग सिबिलेंट्स होते हैं, ठीक है। हिसिंग सिबिलेंट्स वो सिबिलेंट्स होते हैं जिनकी पिच बहुत हाई होती है और इनकी हाई पिच की वजह से हम इसको ट्रू सिबिलेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये असल सिबिलेंट्स की जो टाइप है, या अगर कोई कह ले कि जनरल सिबिलेंट्स जो होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, हिसिंग सिबिलेंट्स होते हैं। और इसके अंदर आप कंसिडर करते हैं साउंड किसके, एस के और जेड के साउंड को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एस का साउंड मैंने आपको पीछे बताया एक हिस वाला साउंड होता है जो कि हिसिंग की तरह है, जैसे स्नेक का साउंड होता है ना, तो हिसिंग वाला साउंड कहलाता है। तो जेड वाला जो साउंड है वो भी हिसिंग ही है, लेकिन जेड वाले साउंड के अंदर छोटा सा फर्क जो आ जाता है वो ये कि जेड के हिसिंग साउंड के अंदर वाइब्रेशन भी मौजूद होती है वोकल कॉर्ड की। वाइब्रेशन का मतलब ये ज वाला साउंड होगा। ठीक है, एक आपको मैंने बताया स वाला साउंड और एक मैंने आपको बताया ज वाला साउंड। ठीक है, दोनों में फर्क है, आई होप विजिबल होगा, मतलब ऑडिबल होगा, सॉरी विजिबल बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, खैर ऑडिबल होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे इंशाल्लाह। तो आज सिर्फ बेसिक बात करनी है। दूसरे तरह के सिबिलेंट्स होते हैं आपके हशिंग सिबिलेंट्स। हशिंग सिबिलेंट्स का टोटल अपोजिट केस है, यानी अगर यहाँ पे पिच हाई थी तो अब हशिंग सिबिलेंट्स के अंदर पिच लो होगी, और अगर वो ट्रू सिबिलेंट्स थे तो जाहिर है ये वाले सिबिलेंट्स आपके फेक या फॉल्स सिबिलेंट्स होंगे। और फेक या फॉल्स के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दैट एक्चुअल वर्ड इज स्यूडो, जो कि मैंने स्टार्ट में लिखा है। तो दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड स्यूडो सिबिलेंट्स बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन फेक एंड फॉल्स अजम्पशन, या फिर आप कह सकते हैं फेक एंड फॉल्स टर्म्स। ठीक है, यानी इनकी पिच लोअर होती है बहुत। कैसे? तो अब अगर आप इनकी एग्जाम्पल को देखेंगे तो दो सिंबल्स हैं हमारे पास, एक आपको थोड़ा एफ जैसा दिख रहा होगा और दूसरा जो है वो जेड और जी का कॉम्बिनेशन लग रहा होगा। ये मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनसे रिलेटेड, ये टोटली डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, एफ या जी वगैरह से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो खैर जो पहला सिंबल है आपका, ये सिंबल शी, अब देखो इसके बराबर मैंने शी लिखा है, तो ये सिंबल यानी कोई ऐसा साउंड अपने अंदर रखता है जो शी के अंदर आता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस सिंबल का जो साउंड होता है वो एक्चुअली होता है श। जी हाँ, यही साउंड है। जो हम किसी को चुप कराते हैं तो ऐसे एक साउंड निकालते हैं ना कि लाइक चुप हो जाओ, तो इस तरह करके बोलते हैं ना, तो ये जो वाला साउंड है ना, इसीलिए अब देखो इसी वजह से हम इसको हशिंग सिबिलेंट कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पिच है ही नहीं ना, लो पिच है बहुत। ठीक है, तो ये जो शी के अंदर साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, यही वो सिंबल है और यही वो साउंड है। ठीक है, इसका यही साउंड है, मतलब अगर आप इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे शी वर्ड की, तो उसमें आपको ये सिंबल नजर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ये साउंड आ रहा है शी के अंदर। जबकि दूसरा जो सिंबल है आपका, तो उसके अंदर आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसको वो बोल देते हैं जेनरा, जेनरा या जेनरे बोलते हैं, तो ये गलत बोलते हैं। इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है जॉनरा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जॉनरा। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि देखो ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये सिंबल एक्चुअली जो है ना ऊपर वाले सिंबल की वाइब्रेशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एस के अंदर मैंने आपको बताया था ना, एस का साउंड हिसिंग होता है, तो हिसिंग के साथ अगर आप वाइब्रेशन मिला दें तो जेड का साउंड बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो ऊपर ये जो एफ नुमा साउंड है, यानी शी वाला साउंड है, तो अगर इसी वाले साउंड सिंबल के अंदर अगर आप वाइब्रेशन ऐड कर देंगे तो तब वो साउंड आपका जो नीचे वाला है वो बनेगा, और वो साउंड एक्चुअली होता है ये वाला साउंड होता है। ठीक है, बहुत अजीब सा, बहुत वाहियात लग रहा होगा मेरे मुंह से, लेकिन ये है कि भाई ब्रिटिश के अंदर है तो है यार, और हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के वाहियात सिंबल्स और साउंड्स, लेकिन जब आप इन्हें वर्ड्स में अप्लाई करेंगे तो यकीन कीजिए आपको मज़ा आ जाएगा, आप बोलेंगे कि मुझे ब्रिटिश एक्सेंट आ गया है। तो खैर आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी सारी। अब छोटी सी बात हमें और करनी है इससे रिलेटेड, अब हमें बात करनी है मिनिमल पेयर्स से रिलेटेड, ये क्या होते हैं।
pair of words which sound similar and have almost same syllable symbols but they differ in one sound syllable या phoneme in the same position। यानी ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जिनका साउंड भी सेम होता है और तकरीबन उसके सिलेबल के जो सिंबल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा साउंड या एक ऐसा स्टेबल या एक ऐसा फोनीम जो होता है वो सेम पोजीशन पर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं मिनिमल पेयर्स। अब आप बोलेंगे एग्जाम्पल दिखाइए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो देख लीजिए भाई, एक आपके पास है शीप वर्ड, ठीक है, जिसके जिसका जो फोनेटिक लाइक जो पैटर्न है या ट्रांसक्रिप्शन है वो मैंने नीचे बता दिया आपको, ठीक है। और आप साफ देख सकते हैं कि उसके अंदर वही वाला साउंड है जो पीछे मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। हशिंग सिबलेंट्स का जो नंबर 1 पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। तो यहाँ पे जो शी के साथ जो मैंने सिंबल दिखाया था वही सेम आप देखें सिंबल शीप के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि साउंड क्या था हमारे पास, वाला साउंड था, ठीक है। तो शीप यहाँ पे हमारे पास लाइक पहला वर्ड है और इसका जो मिनिमल पेयर बनेगा साथ में वो शिप बनेगा। तो अब तुम पूरे वर्ड को गौर से देखो, वर्ड को छोड़ो उसकी ट्रांसक्रिप्शन को गौर से देखो, तो साउंड जो है वो तकरीबन दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा फोनीम या एक ऐसा लाइक है हमारे पास सिलेबल जो डिफरेंट हो रहा है। वो कौन सा है? वो बीच वाला है। बीच में आप देख सकते हैं कि एक मैंने ई वाला लगाया है, यानी ई वाले से मुराद कि जो आई के साथ आपको दिख रहा है ना कॉलोन, ठीक है, कोलोन कहते हैं इसको। तो मैंने पीछे शायद स्लाइड में सेमी कोलोन कहा था, तो गलत कहा था मैंने, गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कोलोन है ये, मतलब कोलोन आप कंसिडर कर रहे हैं, एक्चुअल में कोलोन नहीं है, एक्चुअल में ये स्ट्रेस देने के लिए सिंबल होता है। तो अगर आई वाले सिंबल को मैं स्ट्रेस दूंगा दैट वुड बिकम ई, ठीक है, ये ई साउंड देता है, याद रखिएगा। तो शीप के अंदर ये ई वाला जो बीच में साउंड आ रहा है ये फिक्स्ड है, लेकिन इसी को जब हम शिप में लेके जाएंगे तो ये साउंड अब स्ट्रेस नहीं है। अब मैंने आई बनाया तो है, और नीचे देखो, नीचे कह रहा हूँ सॉरी, मतलब उसके बीच में देखो, तो छोटा सा मतलब एक कैपिटल आई है, तो वो जो कैपिटल आई है उसका सिंबल का साउंड होता है ए, ठीक है, बस एक छोटा सा ए साउंड होता है। तो शिप, इसका मतलब होगा शिप, ठीक है। शीप नहीं बोला यहाँ पे, शीप पीछे बोला था कि उधर क्या था, स्ट्रेस वाला सिंबल लगा हुआ था। तो ये दोनों आपस में मिनिमल पेयर्स हैं, यानी सिर्फ एक फोनीम के अंदर फर्क आया है। ये हम लोग लाइक डिटेल में समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैंने ये बोला, ठीक है, डिटेल जो है वो सारी नेक्स्ट वीडियो में है। इसलिए बोल रहा हूँ दोनों वीडियोस लाजमी अच्छी तरह देख लेना, ये वाली भी और अगली वाली भी। तो देखिए यहाँ पे जो ये रेड के साथ मैंने मार्किंग की है ये वही साउंड है और ये दोनों जगह सेम है, इसलिए दोनों का जो एस एच वाला कॉम्बिनेशन है वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ जो ये मैंने सर्कल किया है ना इस चीज को, ये जो आई के साथ आगे कोलॉन टाइप बना हुआ है, कोलॉन तो नहीं है वो, मैं सिर्फ आपके लाइक आपके जहन के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ कि भाई आप इसको याद रखिए इस चीज से, वरना ये सिंबल स्ट्रेस का है। जब आप अभी वीडियो के बाद वो आईपीए चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोलॉन, ठीक है, फिर मैं सिंबल ऑफ स्ट्रेस का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ इसमें और इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस आ गया दोनों वर्ड में। एक जगह थोड़ा सा स्ट्रेस्ड वाला आई का साउंड था, दूसरी जगह आई का शॉर्ट वॉवल था, यानी शॉर्ट वॉवल कहते हैं इसको, जिसके अंदर लाइक स्ट्रेस नहीं है, और जिसके अंदर स्ट्रेस होता है उसको हम लॉन्ग वॉवल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, और बाकी डिटेल भी देखेंगे बाद में। यहाँ पे मैंने वही बात सारी लिखी, देयर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स। मैंने अभी यही कहा ना, जो स्ट्रेस वाला होता है वो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, जो नॉन स्ट्रेस्ड होते हैं, यानी सॉरी नॉन बोलते हैं, अनस्ट्रेस्ड जो होते हैं, जिनके पास स्ट्रेस वाला सिंबल नहीं होता, वो आपके शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने वही बोला, बाद में डिस्कस करेंगे। वेरी, एक आपका वेरी है, ठीक है, ये दूसरा मिनिमल पेयर आ गया। वो ऊपर वाला पेयर अलग था, ये नीचे वाला पेयर अलग है। तो एक वेरी और एक दूसरा आपका बेरी। तो वी और बी का जो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ वो है एक्चुअल डिफरेंस, बाकी चीजें तकरीबन सेम है अगर आप गौर से देखें, ठीक है। तो वी और बी आपस में क्या है, मिनिमल पेयर है। बस इसी चीज को आपको आज समझना था सही से तमीज से। और आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया इधर कि कंप्लीट लिस्ट मेरे पास मिनिमल पेयर्स की है, लेकिन उसे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारी प्रोनाउंसिएशन की बेसिक्स मैं आपको आज बता रहा हूँ, इनकी डिटेल जो है अगर वो मैंने अभी आपको बता दी तो आपका दिमाग थक जाएगा। तुम खुद देखो वीडियो कितनी बड़ी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप थक जाएं, आप बस बेसिक्स को सीख लें, और बाकी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के लिए सेव करके रखेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं किसके ऊपर, रोटिसिटी के ऊपर। फिनोमिना ऑफ रोटिसिटी मतलब ये कि देखो एक चीज तुमने बहुत सुनी होगी, रोटिक एंड नॉन रोटिक एक्सेंट।
ये क्या चीज़ है, ये हमारे आज के सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो रोटिसिटी का मतलब ये यार कि देखो, कुछ एक्सेंट्स ऐसे हैं जो आर को प्रोनाउंस कर देते हैं, कुछ एक्सेंट्स ऐसे हैं जो आर को प्रोनाउंस नहीं करते। तो नॉन रोटिक एक्सेंट का क्या मतलब है? द एक्सेंट इज सो कॉल्ड बिकॉज वी डोंट प्रोनाउंस द आर यानी राह साउंड, ठीक है। आर का जो राह साउंड है आपका, सॉरी ये थोड़ी बड़ी हो गई, एक मिनट मैं इसको स्लाइड को सेट करता हूँ। हाँ, अब मेरा ख्याल एडजस्टेबल है। तो ये जो र साउंड है आपका आर का, ये उस एक्सेंट के अंदर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑफ वर्ड्स के अंदर, यानी वर्ड जब कोई भी एंड होगा, जैसे कि मैंने बताया था इन द वर्ड डॉक्टर, तो हम डॉक्टर कह रहे हैं, तो ये मैं अब रोटिसिटी लेके आ रहा हूँ। अगर मैं नॉन रोटिक एक्सेंट में बोलूंगा, आई विल से डॉक्टर, ठीक है, मैं आर को हटा दूंगा। तो आर को जैसे ही मैंने हटाया तो वो नॉन रोटिक बन गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एक्सेंट्स होते हैं, उन्हें हम नॉन रोटिक एक्सेंट्स कहते हैं, जो आर को कंसिडर नहीं करते। और ज़रूरी नहीं है कि सारा जो ब्रिटिश का एक्सेंट है वो नॉन रोटिक है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से एक्सेंट्स में आपको ये दिखेगा, कौन से एक्सेंट्स में नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और मैंने यहाँ क्या लिखा, बट एज एन एक्सेप्शन बाय रूल, एक एक्सेप्शन को याद रखिएगा हमेशा, जो इस रूल में आती है वो क्या, कि जब भी आपके पास किसी भी वर्ड के एंड में आर होगा और आर के फौरन बाद कोई वॉवल साउंड आ रहा हो आगे, ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी लाइक वॉवल साउंड आगे आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, और पीछे एक आर हो वर्ड के एंड में, तो उस केस के अंदर हम उस आर को प्रोनाउंस करेंगे हर सूरत, ठीक है। और वही बात मैंने लिखी कि जो मैंने माइनस लगाया है आर वाले सिंबल से पहले, उसका मतलब यह है कि आर हमेशा वर्ड के एंड में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वर्ड के स्टार्ट में है और आप फिर आर को प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आप गलती कर देंगे। वर्ड के एंड में आर का होना बहुत ज़रूरी है, और उस केस में आपको आगे देखना है कि आगे कोई वॉवल तो नहीं है। अगर वॉवल हुआ तो हर सूरत आपने उस आर को प्रोनाउंस करना है। ये एक रूल था जो आपको याद होना चाहिए। बाकी रोटिसिटी की बात हम डिटेल में अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे। अब आप देख लें रोटिक एक्सेंट क्या है, बिल्कुल इसका उलट, उसके अंदर हम आर को प्रोनाउंस करेंगे। एक जगह हमने नहीं किया तो जाहिर है दूसरी जगह हम उस आर को प्रोनाउंस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे ऐसे रीजन्स की जहाँ पे रोटिसिटी पाई जाती है, और ऐसे रीजन्स की जहाँ पे रोटिसिटी पाई नहीं जाती। यानी रोटिक एक्सेंट्स कहाँ पे हैं और नॉन रोटिक एक्सेंट्स कहाँ पे हैं, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो वाला टेबल जिसके अंदर नॉन रोटिक एक्सेंट्स हैं, और फिर हम देखेंगे वो वाला टेबल जिसके अंदर रोटिक एक्सेंट्स हैं। ये सब आपको पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने बता दिया, ताकि आप थोड़ा सा आइडिया रखें अपने एक्सेंट के मुताबिक। देखें भाई, नॉन रोटिक एक्सेंट्स आपके कॉमन है इंग्लैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, वेल्स के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर। इंग्लैंड और आपका जो ये वेल्स वाला हिस्सा है, आप कह सकते हैं यूके का, ठीक है, लेकिन बात यह है कि यूके कंप्लीट मत कंसिडर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया यूके के अंदर ही लाइक एक्सेंट्स जो हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यानी आधी आवाम जो है वो नॉन रोटिक बोल रही है, आधी आवाम रोटिक बोल रही होती है, ठीक है। तो यूके को तो आप साइड ही रख लें। बाकी ये है कि नॉन रोटिक के अंदर बाकी सारी जो मैंने कंट्रीज मेंशन करी हैं उन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड को भी और खासकर ऑस्ट्रेलिया को भी। ऑस्ट्रेलिया तो लाइक ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट के अंदर आपको पता ही चल जाता है कि वो नॉन रोटिक है। जबकि रोटिसिटी जो है वो आपकी यूएस के अंदर पाई जाएगी, यानी अमेरिका, फिर कनाडा, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड स्पेन, ठीक है। इनफैक्ट आई हर्ड के इंडिया में भी रोटिक एक्सेंट चलता है, वो लोग भी आर को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रीजनल डिफरेंशिएशन थी दो एक्सेंट्स के दरमियान। और आज के मैं आपको टास्क जो है वो वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं। और जाहिर है इतनी बड़ी मास्टर क्लास आज मैंने जो सेट करी थी, तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई उसकी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या थी वो बात, कि सबसे पहला आपने जो काम करना है वो ये कि आपने IBPA के फोनेमिक चार्ट्स जो मैंने PDF की फॉर्म में बनाए हैं दो दो, वो आपने डाउनलोड करने हैं और फिर उन्हें रिव्यू करना है, ठीक है, ताकि अपकमिंग वीडियो के लिए आपको आसानी हो। कॉन्सोनेंट वाला जो मैंने बनाया था वो भी, ठीक है, दो चार्ट हैं टोटल, नीचे PDF में डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपने डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रिव्यू करना है IPA चार्ट को, जो कि फोनेटिक चार्ट है, गूगल पे सर्च करके सिर्फ उसको एक बार पढ़ना है। उसको रटने की या दिमाग में घुसाने की ज़बरदस्ती कोई ज़रूरत नहीं है।
और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको अलग से भी सिखा दूंगा और बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन जो था वो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की थी कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए सामने रखूं जो आपको शायद नहीं पता हो, या ऐसी चीज़ें जो किसी भी लाइक प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो मैंने सारी उन चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर किसी को कुछ बहुत मुश्किल लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप काम ये करिएगा कि रिव्यू कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि जाहिर है जब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो जाहिर है और आपको पसंद भी आ रही हैं, तो इसको नफरत मत दिखाइएगा भाई, इस वाले लेक्चर को, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगेगा। क्योंकि ऐसा कुछ हमारे यहाँ एकेडमिक्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ लाइक किसी भी, आप कहीं भी चले जाएं, नहीं पढ़ाया जाता हमारे लेवल पे। ये चीज़ें हैं ही नहीं, ना बातें हैं। हालांकि बाकी जो कंट्रीज हैं या जो भी लाइक लिंग्विस्टिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ये सब डिस्कस करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आपको कुछ नया बताया जाए, आपको कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे आपको लगे कि हाँ यार वाकई हमारी इंग्लिश की तैयारी तो हो रही है, हम ग्रामर भी सीख रहे हैं, हम प्रोनाउंसिएशन भी सीख रहे हैं, हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो ठीक है, हम का मतलब मैं और आप, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया तो लाइक करके आपने सिर्फ कमेंट कर देना है नीचे कि आपको कैसा लगा आज का सेशन। क्या इस तरह के सेशन में आगे और लेकर आऊँ, नहीं आऊँ, क्या करूँ? मुश्किल तो नहीं लगा आपको? क्योंकि ये मेरा लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपको लिंग्विस्टिक्स सिखाने का। और पीडीएफ भी मैंने आज लाइक अपने पूरे चैनल में, पूरे टाइम में पहली बार शायद लॉन्च किए 2 पीडीएफ, बिल्कुल अच्छे वाले, ठीक है। वो उनका भी बताना कि वो अच्छे हैं या नहीं है, कैसे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हम्बल एंड एस कंपेटिटिव इंग्लिश। फिलहाल आज की वीडियो में तो कंपेटिटिव नहीं, लेकिन स्टे हम्बल एंड एस इंग्लिश विद रोहान।